हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में। बहुत दिनों के बाद, काफ़ी व्यस्तता के बाद आज हम फिर से आपके सामने आए हैं। ठीक है, 12th का ही हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर है आपका लेंस। और लेंस में हम आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं और आशा करते हैं कि इसी सिर्फ सिंगल वीडियो से, सिर्फ आज की क्लास से आपको जो है 4 से 6 नंबर बोर्ड में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली हम बात कर लेते हैं पहले लेंस की। ठीक है, तो लेंस एक्चुअल में हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। आप जो हमारे साथ नए लोग वीडियो देख रहे होंगे, हमारी पिछली वीडियो को देख लें, जिसमें हमने आपको लेंस का एक बेसिक पार्ट पढ़ा रखा था कि लेंस क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि लेंस जो है 2 टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल था और एक प्लेन लेंस था। और फिर उसके बाद हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव के भी टाइप पढ़ा रखे थे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा है या चैप्टर हमारा है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप लेंस नाम भी दे सकते हैं। ये फिजिक्स सेकंड का टॉपिक है और आशा करते हैं कि आपको आज की ही सिंगल वीडियो से बहुत बेहतर चीज़ें मिलने वाली हैं। आज की क्लास हमारी देखना ना भूलें। तो इसमें हम पहला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। किसी गोलीय, अब गोलीय पृष्ठ में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ में एक होता है अवतल, एक होता है अवतल या उत्तल। गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल के अपवर्तन का सूत्र क्या है? अपवर्तन का सूत्र। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय पृष्ठ में अवतल या उत्तल की बात करेंगे। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं किसकी? अवतल की। तो हमारा टॉपिक है कि गोलीय पृष्ठ, है ना, जिसमें क्या होगा कि अवतल पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ में किसका? अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र स्थापित करेंगे हम। तो इसमें हमने मान लिया कि हमारे पास एक अवतल पृष्ठ है ऐसे, और ये इसका प्रिंसिपल, क्या मान लिया कि हमारे पास ये एक अवतल पृष्ठ है, इसका कुछ नाम दे दीजिए एम डैश। माना एम डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव पोल P, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। अब मान लो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी है। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया CAN, क्लियर है। अब देखो, माना कि इसके किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी है, इससे एक हमारी लाइट की रण चलेगी O से, क्लियर, O से हमारी प्रकाश की रण चली। अब आपको पता है कि इधर मान लेते हैं एयर है और इधर मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये ग्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक सरफेस है। अब अगर आपको पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, मीन्स विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या है, ये अभिलंब है। तो यहाँ जब पड़ेगी ए पर, जब लाइट की रण हमारी कहाँ पड़ी है, ए पर, तो बी दिशा में निकल जाएगी। अगर हम इस ए बी को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वह इसको कहाँ पर काटेगी, आई पर। एक दूसरी हमारी प्रकाश किरण है ओपी या ओसी उसका नाम दे सकते हो, जो इसके पोल से पड़ती है और इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, एक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम दे दिया M। अब मान लेते हैं कि इसका कोण है अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा,
और इसकी हाइट को हमने मान लिया है h। ठीक, अब आपको पता है कि ये क्या है, नॉर्मल, CAN नॉर्मल है, और OA क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है I, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा R। अब ध्यान करिए कि हम इसको AB को ही पीछे लेकर आए हैं और ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा इतना, ये क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। क्लियर है? इस डायग्राम को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा फिगर, फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें है क्या, तो इसमें देखो माना MM' एक अवतल पृष्ठ है, क्या माना MM' या SS' मान लो इसको, SS' एक अवतल पृष्ठ है। M इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर M यूज कर चुके हैं। तो माना SS' एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। क्लियर? अब O से हमारी एक प्रकाश किरण चलेगी जो P पर पड़ेगी और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। कहाँ जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से, और जो प्रकाशिक केंद्र से लाइट रे जाती है, प्रकाश किरण जाती है, वो सीधी चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो हमारी O से चलती है और इसके बिंदु A से टकराती है और AB दिशा में चली जाती है। अब यदि हम AB को पीछे की ओर बढ़ाएं, किसको? AB को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो यह इस वाली प्रकाश किरण को कहाँ काटती है? I पर, और यही बिंदु O का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। क्लियर है? अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है वो कहलाती है R। वो क्या कहलाएगी? R कहलाएगी। और इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है V, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है वो कहलाती है U। क्लियर है? यहाँ पर आपने मान लिया है कि AOP बराबर अल्फा, AIP बराबर बीटा और ACP बराबर गामा। क्लियर है? लेट एंगल AOP बराबर अल्फा, एंगल AIP बराबर बीटा और एंगल ACP बराबर गामा। क्लियर? अब मान लो फ्रॉम ट्रायंगल, पहले हम बात कर लेते हैं किसी एक ट्रायंगल की AOC से। कहाँ? AOC से। ठीक है? फ्रॉम ट्रायंगल AOC। अब जब आप AOC को देखेंगे, हम इसको यहाँ छोटा सा डायग्राम बना लें। हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की AOC। यहाँ पर A है, यहाँ O है, यहाँ C है। क्लियर? अब यहाँ पर एंगल कितना है? देखो C पर कितना है? गामा। A और C वाली लाइन के बीच में जब ये देखोगे तो कितना बन रहा है? I, और O पर कितना बन रहा है? अल्फा। क्लियर? अब आपको पता है एक थ्योरम है ये ट्रायंगल का, क्या कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अदर टू एंगल के बराबर होता है, कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? ये आपने पढ़ रखा है। एक नॉर्मल सी चीज़ ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास मान लो Z है, ये X है, तो ये Y है। क्लियर? तो Z बराबर क्या होगा? Z बराबर होगा X प्लस Y। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है गामा। क्लियर? इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस आई। ठीक? तो अल्फा और आई को उधर गामा, और अल्फा को जब ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा इक्वल टू आई। तो आई बराबर क्या आ गया है? आई बराबर आ गया है अल्फा गामा माइनस अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सेम एज दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम, AIC। फ्रॉम ट्रायंगल AIC, त्रिभुज AIC को जब देखोगे तो इसमें भी देखो वही चीज़ है, बस यहाँ कितना है? गामा, ये कितना हो जाएगा? बीटा, और ये कितना हो जाएगा? R। क्लियर? अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे? गामा इक्वल टू बीटा प्लस R।
अब यहाँ से जब हो जाएगा गामा और बीटा को ट्रांसफर करोगे तो माइनस बीटा इक्वल टू आर, तो आर बराबर क्या हो गया, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। यहाँ पर भी वही थ्योरम लगाया है, क्या लगाया है कि जो बाह्य कोण होगा शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। जो बाह्य एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो सम ऑफ अदर इंटीरियर एंगल होता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब हमने क्या किया है, आई निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है स्नेल का नियम, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और n जो होता है वो n2 अपॉन n1 के बराबर होता है। क्लियर है। n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर और ये बराबर होता है n2 अपॉन n1 के। अब चूँकि ये डेविएशन मान लो बहुत छोटा है, इतना कि साइन आई को लगभग हम आई मान सकते हैं। क्लियर। और साइन आर को क्या मान सकते हैं, आर। अगर इतना छोटा डेविएशन हो या थीटा इतना छोटा हो तो हम साइन आई को आई मान लें और साइन आर को आर अगर मान सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आई अपॉन आर इक्वल टू n2 बाई n1। क्लियर है। अब इसके आगे हम इधर कर ले रहे हैं, देखो हमारा आया क्या, आई अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। ठीक है। अब इसको अगर इक्वेशन 3 मान लो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 1st 2nd 3rd से जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, n1 कितना आया है, तो n1 आया है, सॉरी n1 और i कितना आया है, तो i इक्वेशन नंबर 1 से देखोगे आप तो i कितना आया है, गामा माइनस अल्फा। क्लियर है। इक्वल टू n2 और फिर यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करोगे, r की, तो r कितना आया है, r आया है गामा माइनस बीटा। क्लियर है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। जब हमारे डेरिवेशन में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, तो हम यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए नॉर्मली हम ऐसे जैसे कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि इसी प्रकार करें। फ्रॉम ट्रायंगल AOM से, क्या बताया, AOM, और फिर दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने AIM, और तीसरा ट्रायंगल आप देख रहे होंगे ACM। हमारी AM लाइन कॉमन है, जो ये वर्टिकल है, ये आप ये कितना बना रही होगी, 90 डिग्री बना होगी। हमने कोशिश करा है कि जो ट्रायंगल लिया जाए वो कौन सा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो। तो सबसे पहले AOM में जब आप देखेंगे तो यहाँ से आप tan अल्फा बराबर बता सकते हैं क्या होता है, तो आपने मैथ में पढ़ रखा है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। क्लियर है। यहाँ से जब अल्फा के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा AM अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, OM। क्लियर। ये कितना हो गया, AM अपॉन में OM। सेम जैसे यहाँ पर हमने साइन आई को आई मान सकते हैं, साइन आर को आर अगर मान सकते हैं, तो यहाँ पर tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा, और AM कितना है, तो AM है H। क्लियर। और OM कितना है, तो OM देखो O से M, अगर ये मान लें कि O लगभग P के बराबर है, मतलब OM बराबर है लगभग OP के, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, U, क्या मानी गई है, U। और साइन कन्वेंशन जिसको आप कहते हो चिन्ह परिपाटी, ये कहता है कि पोल से जो बाएं साइड की दूरियां होती हैं, लेफ्ट साइड की दूरियां होती हैं, क्या मानी जाती हैं, U मानी जाती हैं। तो U माइनस की मानी जाएंगी, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, H अपॉन में माइनस U। क्लियर है। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि पोल से लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो कैसी ली जाएंगी, निगेटिव। क्लियर है।
अब देखो सेम एज जब ए आई एम देखोगे तो यहाँ से tan बीटा की बात करोगे, tan बीटा बराबर इसका परपेंडिकुलर वही है जो उसका था, तो इसका भी ओ एम हो जाएगा, यहाँ ओ एम था यहाँ आई एम हो जाएगा। और tan गामा की बात कर लो, ए सी एम की जब बात करोगे तो यहाँ से हो जाएगा tan गामा, यहाँ भी हो जाएगा एम अपॉन में सी एम। देखो बहुत आसानी से ए ओ एम की बात करी तो यहाँ से ए एम अपॉन में ओ एम, यहाँ से ए एम अपॉन में आई एम, यहाँ से ए एम अपॉन में सी एम। हालांकि ये लग तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहा है, लंबटे आधार, लेकिन आप इस बेसिस पे आसानी से याद कर सकते हैं राइमिंग बना के। तो यहाँ से tan बीटा हो जाएगा और ए एम कितना है h और आई एम कितना है, तो I से M मीन्स I से P देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का भी, और यहाँ हो जाएगा गामा। तो गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर होता है H अपॉन में CM, और CM कितना है माइनस का R। तो ये आपने क्या निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। क्लियर है, ये हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। तो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th, इसमें जब हमने वैल्यू पुट करी तो n1 और गामा देखिए कितना आया है, तो गामा आया है h अपॉन में माइनस का r, और माइनस यहाँ फॉर्मूले का, फिर उसके बाद है अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है h अपॉन में माइनस का u। क्लियर है, फिर हो गया n2। अब यहाँ से देखोगे तो गामा, गामा कितना है, गामा है h अपॉन में माइनस का r, कितना h अपॉन में माइनस का r, माइनस बीटा कितना है, तो बीटा है h अपॉन में माइनस का b। क्लियर, अब देखो यहाँ से h आप कॉमन कर लोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 अपॉन r, यहाँ h आपने कॉमन कर रखा है तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू n2। सेम एज इधर भी h आप कॉमन कर सकते हो तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन r, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, h आपने कॉमन कर लिया है तो यहाँ बचेगा b। क्लियर, अब यहाँ से h और h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो बचा है n1 माइनस का 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस का 1 अपॉन r प्लस का 1 अपॉन b। क्लियर है, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से n1 को आप अंदर से इंटू करा देंगे, जब n1 को इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का n1 अपॉन में r, क्या हो गया माइनस का n1 अपॉन r प्लस n1 अपॉन u इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब माइनस का n2 को जब अंदर से इंटू कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का n2 बाई r और प्लस n2 अपॉन v। क्लियर है, अब देखो इस n1 को हमने इधर अंदर से इंटू करा दिया, इस n2 को इधर हमने इंटू करा दिया, तो यहाँ से जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब r वाले एक साइड में कर लो, इसके नीचे भी आ रहे हैं इसके भी नीचे आ रहे हैं, तो इसको हम इधर ले आ रहे हैं ट्रांसफ़र करके, क्या हो जाएगा n2 अपॉन r। क्लियर, ये माइनस का था इधर ट्रांसफ़र किया, क्या हो गया प्लस, और ये n1 अपॉन r पहले से ही इधर लिखा है इक्वल टू n2 अपॉन b, और ये n1 अपॉन u ट्रांसफ़र करोगे हो जाएगा माइनस का n1 अपॉन u। ठीक है, यहाँ से r को आप कॉमन कर लो, कॉमन क्या एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u। क्लियर, यहाँ पर भी इसको आप एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर दोनों और मीडियम डिफरेंट है। फिर इस पर हम यहाँ से देखिए शुरू में जो हमने लिखा था n इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्लियर, क्या लिखा था, n बराबर होता है n2 अपॉन में n1। यहाँ से हैं देखो n1 को इधर से इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा n1, तो n2 की जगह पे हमने पुट किया n1 माइनस n1 अपॉन में r, इधर से ये क्या हो जाएगा n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u। यहाँ पर भी हमने क्या बताया था कि जब हम यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा n n1। ठीक है,
अब इन दोनों से हमने n1 कर लिया कॉमन, तो क्या बचेगा n1 माइनस 1/r इक्वल टू, इधर से भी n1 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा n/v माइनस 1/u। क्लियर है? यहाँ से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n1/r इक्वल टू n/v माइनस 1/u। तो हो गया n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉनकेव सरफेस। क्लियर है? हम साइड हो ले रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे कॉनकेव सरफेस का। ठीक है, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, जो आपको उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? उत्तल पृष्ठ की। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आप और कहीं पर किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका आपको आंसर मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम अगला डेरिवेशन की बात करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि बोर्ड जो देने जा रहे हैं बच्चे, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इस बार जो हम लेकर आए हैं ये सब आपके बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। मैक्सिमम डेरिवेशंस करवाएंगे जो आपको बोर्ड में कहीं ना कहीं दिखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इन वीडियो से आपको बोर्ड में 100% कुछ ना कुछ दिखेगा। क्योंकि बोर्ड पेपर होने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी वीडियो से आपको क्वेश्चंस मिले। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डेरिवेशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या होगा कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। किसकी बात करेंगे? गोलीय उत्तल पृष्ठ। उत्तल का मतलब हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, अभी उधर से लिखना, उसमें इसको क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स सरफेस। और वो क्या था? कॉनकेव सरफेस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि हमारा सरफेस कॉन्वेक्स हो जाएगा ऐसे। ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो, जब इधर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारा सरफेस क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो इसकी अगर सेंटर निकालने आओगे तो इधर होगा, और ये इसका पोल कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा सरफेस के बाईं ओर से डाली जाएगी। मीन्स यहाँ पर मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दी। क्लियर? अब इससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सी, वही पॉइंट फिर से मान लेते हैं ए, और इधर मान लेते हैं एन। क्लियर है? अब यहाँ से हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी है ओ। इससे जो लाइट रे चलेंगी, ये पहली लाइट रे जो कहाँ से चली है? और प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, सॉरी पोल से होकर जाएगी, ध्रुव से होकर जाएगी, और ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगी और सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो ओ से चलेगी और कहाँ टकराएगी? ए से टकराएगी। क्लियर? और अभिलंब की ओर चली जाएगी। कहाँ? अभिलंब की ओर। ये पॉइंट क्या था? ए, और बी दिशा में चली जाएगी। अब अगर आप इसको पीछे की ओर बढ़ाते हो, किसको? ए बी दिशा को। ए बी जो किरण है, जिसको आप कहते हो रिफ्लेक्टेड किरण, क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। अब इस अपवर्तित किरण को अगर आप पीछे की ओर बढ़ाते हो, क्लियर है? अगर इस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हो, क्या? अगर इस अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हो तो यह पहली वाली लाइट किरण को कहाँ पर काटेगी? आई पर। कहाँ पर काटेगी? आई पर। तो अभी जैसा कि हमने पहले डेरिवेशन में किया था, ओ जो था वो अल्फा था, आई को हम लोगों ने बीटा माना था, और सी को हम लोगों ने गामा माना था। क्लियर है? अब देखो, सी ए एन हमारा क्या है? सी ए एन अभिलंब है, इसको आप नॉर्मल कहोगे। अब अगर हम देखें तो ये
ये कौन सी लाइट रे है, ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और सी ए एन अभिलंब है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, आई। क्या कहलाएगा, आई। क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है जिसको आप नॉर्मल कहते हो, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर। दूसरा, ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये हो गई अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के कोण को आर कहते हो। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं फिगर आपको बेहतर आ गया होगा समझ में। अब यहाँ से फिर से वही बात करेंगे, लेट एंगल ए ओ पी बराबर अल्फा, एंगल ए आई पी बराबर बीटा, और एंगल ए सी पी बराबर गामा। ये हमने मान लिया। ठीक है। देखो, इन डेरिवेशन को करने के लिए हम करते क्या है, तो भी पहले जैसा किए थे इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने आई आर की वैल्यू निकाली थी, फिर स्नेल का नियम लगाया था, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली थी। सेम काम यहाँ पर करने वाले हैं। अब इसमें भी ट्रायंगल ले लेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल, त्रिभुज की बात करिए, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ए ओ सी। सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ सी की बात करेंगे। अब देखिए, ए ओ सी को जब देखोगे तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल हो गया कुछ ऐसे है, यहाँ पर कितना है आई, यहाँ पर हो गया गामा, ये हो गया ए ओ सी, और यहाँ पर कितना है अल्फा। क्लियर है। अब देखो, अभी अभी हमने क्या बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाह्य कोण है, वो शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर है। जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अदर टू एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा गामा प्लस अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अच्छा, अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो हमको आई की वैल्यू निकालनी थी, वो डायरेक्ट निकल गई इजीली। फ्रॉम ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की बात कर लो, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ए आई सी। जब ए आई सी की बात करोगे, सी हो गया आई, यहाँ ए है। जब ए आई सी की बात करोगे, ध्यान दीजिएगा, ए आई सी, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है आर। क्या है, आर, और आई पर क्या बनता है बीटा, सी पर क्या बना है गामा। क्लियर। तो यहाँ से जब अभी फिर से वही कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल वाला, तो एक्सटीरियर एंगल मीन्स आर, वो बराबर होगा गामा प्लस बीटा के। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं स्नेल्स के नियम की। फिर से क्या करोगे, स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार n इक्वल टू क्या होता है, तो n इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्लियर है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो अपर्चर है, इसका क्या है, हमारा जो अपर्चर है जिसको आप द्वारक कहते हो, इसका अगर द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, तो हम साइन आई को आई मान सकते हैं और साइन आर को आर मान सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन में n1। कब, यदि ये जो हमारा अपर्चर द्वारक हमारे लेंस का क्या हो, सरफेस का क्या हो, बहुत छोटा हो, तो हम आई अपॉन आर लिख सकते हैं। मीन साइन आई को आई मान सकते हैं और साइन आर को आर मान सकते हैं। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा n1 आई इक्वल टू n2 आर। क्लियर। क्या हुआ, n1 आई इक्वल टू n2 आर। अब यहाँ से आप आई आर की अगर वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, n1 आई बराबर क्या आया है, तो आई आया है आपका गामा प्लस अल्फा इक्वल टू n2। यहाँ से r की वैल्यू क्या आई है, तो वही है गामा प्लस बीटा। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया है n1 गामा प्लस अल्फा इक्वल टू n2 गामा प्लस बीटा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमने आई आर की वैल्यू निकाल ली, फिर स्नेल का नियम लगा लिया,
अल्फ़ा बीटा गामा आ गए हमारे टॉपिक में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो भी पहले डेरिवेशन में काम किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AM, इसकी हाइट कितनी हो गई H, क्लियर है। अब फ्रॉम ट्रायंगल सबसे पहले किसकी बात करोगे, AOM की, AOM। दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिए, AIM। फिर तीसरा ट्रायंगल क्या ले लिए, ACM, क्लियर। अब AOM की जब बात करोगे, किसकी, AOM की जब बात करोगे तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा AM अपॉन में OM, क्या हो जाएगा, AM अपॉन में OM, क्लियर। ध्यान देना क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक, अपर्चर हमारा बहुत छोटा है और इतना छोटा कि हम AM को AP मान सकें, किसको, AM को AP मान सकते हैं और OM को OP मान लें, ठीक, क्या बताया, AM AP के बराबर मान सकते हैं और OM OP के बराबर मान सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि AM क्या होता है H और OM क्या होता है -U, क्लियर है। यहाँ पर हमने मेंशन नहीं करा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या कहते थे, U, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कह रहे थे, V, और प्रिंसिपल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, R, क्लियर है। तो यहाँ से हो गया अल्फा बराबर हो गया H/U, सेम एज tan बीटा। अब tan बीटा की जब बात करोगे तो इसकी बात करोगे, यहाँ से हो जाएगा AM अपॉन में IM, और tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, AM अपॉन में CM, क्लियर है। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन तीनों ट्रायंगल से ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ से tan बीटा क्या हो जाएगा, बीटा, AM कितना है, तो AM H है, और IM कितना बराबर है, तो IM जो है वो IP के बराबर है, वो हो जाएगा -V, क्लियर है। देखो, और इधर से tan गामा, ये AM कितना है H, और सबसे मेन चीज CM। ये ध्यान देने वाली बात है क्या, कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड दूरियां होंगी वो माइनस की होंगी, और C किधर है राइट हैंड में, इसलिए R क्या हो जाएगा प्लस। इसके पहले जो आपने निकाला था वो क्या निकाला था, R, वहाँ भी हमने क्या लिया था माइनस। मीन्स अगर कॉनकेव सरफेस है, कौन सा, कॉनकेव सरफेस है, तो हम R क्या लेते हैं माइनस, क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट साइड में होता है, क्लियर। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखोगे तो N1 गामा की वैल्यू कितनी, तो गामा की वैल्यू आई है H अपॉन में R, क्लियर। गामा की जगह पर हमने लिख दिया H अपॉन R प्लस अल्फा, अल्फा कितना आया है H अपॉन -U, क्लियर है। N2 इक्वल में है N2, फिर है गामा, तो गामा हमारा है H अपॉन R प्लस बीटा, बीटा कितना आया है H अपॉन में -V, क्लियर। अब यहाँ से फिर से वही कंसेप्ट, H कॉमन कर लो, तो H जब कॉमन करोगे तो हो जाएगा 1/R माइनस 1/U इक्वल टू N2। यहाँ से भी H कॉमन कर लो तो हो जाएगा 1/R माइनस 1/U। माइनस कहाँ से है, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होता है, H कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या N1 1/R माइनस 1/U इज इक्वल टू N2 1/R माइनस 1/V, क्लियर है। अब इस N1 का अंदर से इंटू कराओ तो क्या हो जाएगा N1/R माइनस N1/U इक्वल टू N2/R माइनस N2/V, ठीक है। अब जो अभी पहले किए कि R सेम है तो इनको हम एक साइड में कर लेंगे, तो इस N2/R को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, या N1/R को इधर ले आओ। देखो N2/V माइनस है, ये दोनों R वाले हैं,
ये प्लस वाले, तो ये R वाले एक साइड में कर लेंगे, तो N2/V को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, N2/V माइनस का है प्लस हो गया, पहले से ही इधर क्या है N1/U, इधर से N2/R और ये प्लस का N1/U ट्रांसफर करो क्या हो जाएगा माइनस का N1/R। क्लियर। आप यहाँ पर लिख सकते हो N2/V माइनस N1/U इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आप लिख सकते हो N2 माइनस N1। एक फॉर्मूला आप U भी यूज कर सकते हो अगर मीडियम डिफरेंट है। क्लियर। नहीं तो ऑलरेडी हमने क्या कहा कि पहले हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं क्या, n बराबर, या मान चुके हैं n बराबर होता है N2/N1, तो यहाँ से N2 बराबर क्या हो जाएगा, तो N2 बराबर हो जाएगा NN1। ठीक है, क्या बताया कि n बराबर N2/N1 होता है, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा NN1। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, N2 की, तो यहाँ पर देखिए N2 की जगह क्या पुट करेंगे NN1/V माइनस N1/U इक्वल टू, N2 की जगह क्या पुट करेंगे NN1 माइनस N1 अपॉन में क्या है R। क्लियर है। अब देखो यहाँ से N1 कर लो कॉमन, क्या कर लिया N1 कॉमन कर लिया तो हो गया N/V माइनस 1/U इक्वल टू, यहाँ से भी N1 कर लिया कॉमन तो क्या बचेगा N माइनस 1/में R। ये N1 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या N/V माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1/R। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हमारा डेरिवेशन हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। तो हमने देखा क्या कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में हमारा आंसर सेम आता है। क्लियर है। क्या बताया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में आंसर वही रहता है, क्या N/V माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1/R। हमने फिर कहा कि इससे हम साइड हो जा रहे हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बाद में देख लीजिएगा, नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और दोनों डेरिवेशंस कैसे लगे आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। मोटिवेशन क्या, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये सब बोर्ड में आने वाले डेरिवेशंस हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर कहीं पर भी किसी को अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं। इसके हम साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और दूसरी बात, कल जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत बेहतर टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ये मान लो कि उससे बोर्ड में आना ही आना है। दोनों टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, है ना, कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, और दूसरा है लेंस मेकर। लेंस मेकर सूत्र आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। बोर्ड में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें और बस हमारे चैनल को देखते रहें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।